नमस्कार। 18वीं लोकसभा के दूसरे दिन लोकसभा स्पीकर को लेकर सरकार और विपक्ष में टकराव देखने को मिला। अब 48 सालों में पहली बार स्पीकर के चुनाव कल 26 जून को होने हैं। ओम बिरला एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनके मुकाबले कांग्रेस सांसद के सुरेश विपक्ष के उम्मीदवार हैं। दोनों पक्षों में आज बैठकों का दौर चला। स्पीकर चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एनडीए सांसदों की बैठक की और उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा। बीजेपी और एनडीए के सभी सांसदों को कल सुबह 10:30 बजे संसद भवन पहुंचने के निर्देश दिए गए, यानी व्हिप भी जारी किया गया। दूसरी ओर विपक्ष के खेमे में भी खूब हलचल है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में विपक्ष की इस समय भी बैठक हो रही है। पहले खबर आई थी कि एक तरफा अपना उम्मीदवार घोषित होने से टीएमसी कांग्रेस से नाराज है, लेकिन बाद में ये गतिरोध समाप्त हुआ और खड़गे के घर में हो रही बैठक में टीएमसी की तरफ से डेरेक ओ ब्रायन शामिल हैं। तो आइए सीधे चलते अपने सहयोगी प्रशांत के पास और जानते हैं इंडिया ब्लॉक की बैठक जो इस समय चल रही है, क्या निकलकर सामने आ रहा है। जी, बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से स्पीकर चुनाव को लेकर ये इस तरह का टकराव देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस बार देख रहे हैं विपक्ष खेमे में खासी हलचल है। जी बिल्कुल, देखिए निधि, कांग्रेस के लिए उस वक्त थोड़ी चिंता की बात हो गई थी जब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से खुद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि ये कांग्रेस का एक तरफा फैसला है के सुरेश को जो लोकसभा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर उनकी नेत्री जो सबसे बड़ी नेता है ममता बनर्जी, वो इस पर फैसला करेंगी। उसके बाद 2-3 घंटे तक इस पर सस्पेंस रहा, लेकिन इस बीच अभिषेक बनर्जी की लोकसभा में राहुल गांधी से मुलाकात हुई। वहां पर हम सब ने देखा कि उन दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत हुई और उसके बाद शाम को तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की बैठक हुई, जिसमें मेरी जानकारी है कि उसमें ममता बनर्जी भी कलकत्ता से जुड़ी थी और उस बैठक में फैसला लिया गया कि वो के सुरेश के नाम का समर्थन करेंगी, क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस ये मानती है कि कांग्रेस को सभी पार्टियों से विचार करना चाहिए था, लेकिन इस वक्त उनका मानना था कि इंडिया गठबंधन के साथ ही जो भी फैसला है उसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। और इसलिए अभी जो बैठक में इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मौजूद हूँ, अभी भी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला चल रहा है निधि, इसलिए अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कल्याण बनर्जी और डेरेक ओ ब्रायन दोनों पहुंचे हैं और बाकी जितने भी साथी दल हैं, चाहे रामगोपाल यादव हो, टीआर बालू हो, आरजेडी हो, सभी पार्टियों के नेता यहाँ पहुंच रहे हैं। तो अब उम्मीद यही है कि एकजुट होकर इंडिया गठबंधन कल मतदान करेगा, अपनी एकजुटता दिखाएगा और उसी के लिए ये बैठक हो रही है। तो अब राहत की सांस ली होगी कांग्रेस ने, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस भी अब ऑन बोर्ड है और सभी पार्टियां अब कांग्रेस के इस फैसले के साथ खड़ी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। नजर बनाए रखे प्रशांत। तो फिलहाल बता रहे इंडिया ब्लॉक की बैठक जारी, जिसमें तृणमूल साथ आ गया है कांग्रेस के, तो वहां पर राहत की सांस ली गई है। लेकिन स्पीकर पद को लेकर मचे घमासान पर दिन भर क्या हुआ, देखिए आज की रिपोर्ट। ओम बिरला इस बार निर्विरोध लोकसभा अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे। एनडीए ने उनके नाम पर सहमति बनाने की कोशिश की। राजनाथ सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विपक्षी नेताओं से बात करते रहे, लेकिन मंगलवार सुबह राहुल गांधी के बयान के साथ तस्वीर बदल गई। विपक्ष ने परंपरा का हवाला देते हुए कहा उसे उपाध्यक्ष पद चाहिए। सत्ता पक्ष ने कहा पहले स्पीकर का चुनाव हो। राहुल गांधी जी ने कहा कि खड़गे जी ने संसदीय परंपरा का उल्लंघन नहीं किया। वैसे जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। राजनाथ सिंह जी का खड़गे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डिप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। जब बात नहीं बनी तो एनडीए की ओर से ओम बिरला
और इंडिया गठबंधन की ओर से के सुरेश का पर्चा भर दिया गया। मंगलवार शाम तक सहमति बनाने की कोशिश हुई, लेकिन बात नहीं बनी। जब बालू जी और वेणुगोपाल जी से बात हुई, उसमें जिस प्रकार से एक पुरानी मानसिकता है कि हम डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया गया कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। अभी मैं नॉमिनेशन फाइल कर दिया, पार्टी का डिसीजन है ना, इंडिया अलायंस का डिसीजन टू फाइल द नॉमिनेशन फॉर द स्पीकर इलेक्शन। तो फिर इलेक्शन होगा इस बार? टाइम इज देयर, इफ गवर्नमेंट विल रेडी टू गिव डेप्यूटी स्पीकर टू अपोजिशन, देन कंसेंसस विल बी देयर इन द इलेक्शन। दरअसल इंडिया गठबंधन एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है। संख्या बल के आधार पर एनडीए स्पीकर का चुनाव आसानी से जीत सकता है, लेकिन के सुरेश को उतारने का मकसद इंडिया गठबंधन की एकता का संकेत देने के अलावा सरकार को याद दिलाना है कि इस बार ये सत्र उसके लिए आसान नहीं रहने वाला है। हालांकि बताया जा रहा है कि टीएमसी इस फैसले से खुद को अलग बता रही है। कॉन्टैक्ट किया था कांग्रेस ने, आरोप है कि कांग्रेस ने कॉन्टैक्ट किया, कोई फैसला अभी तक क्यों नहीं लिया गया? कॉन्टैक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुआ है, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन। लेकिन टीएमसी के सूत्रों का कहना है कि वो के सुरेश के साथ ही खड़े हो सकते हैं। या तो आम सहमति हो या चुनाव, लोकतंत्र यही बताता है। लोकसभा के सर्वोच्च पद के लिए आम सहमति बन जाती तो अच्छा होता, लेकिन ना बन पाए तो इसके भी राजनीतिक संकेत है। ये साफ है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक टकराव और भी तीखे हो सकते हैं। नई दिल्ली में मनोरंजन भारती के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। अरविंद केजरीवाल के लिए चुनौतियां बनी हुई हैं। आज भी हाई कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में उनकी जमानत पर रोक के फैसले को बरकरार रखा है। पिछले गुरुवार यानी 20 जून को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में नियमित जमानत दे दी थी, लेकिन इसके बाद ही ईडी ने 21 जून को अगले दिन हाई कोर्ट में याचिका दायर की। ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी थी। आज दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 26 जून को सुनवाई होगी। दिल्ली की मंत्री आतिशी का अनशन समाप्त हो गया है। कल रात अनशन पर बैठी आतिशी की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद डॉक्टर्स की सलाह पर उन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उन्हें इमरजेंसी आईसीयू में भर्ती हैं। बता दें कि आज आतिशी के अनिश्चितकालीन हड़ताल का 5वां दिन था और वो हरियाणा से दिल्ली के हिस्से का पानी जारी करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर थी। हमारा प्रतिनिधि मंडल दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से भी मिला था और उनसे भी हम लोगों ने अनुरोध किया था कि आप हरियाणा के मुख्यमंत्री से बातचीत करके इस समस्या का समाधान कराइए। उन्होंने उसी दिन शाम को 4 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री से बातचीत की थी, जिसकी उन्होंने मीडिया के माध्यम से सूचना भी दी आप लोगों को, और आश्वस्त किया कि दिल्ली को पानी मिलेगा। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अब इस लड़ाई का जो अनशन की लड़ाई थी, जो अनिश्चितकालीन अनशन की लड़ाई थी, उसको विराम दिया जा रहा है। लेकिन सारी विपक्षी पार्टियों को लामबंद करके संसद के अंदर पानी की आवाज को बुलंद करने का काम हम लोग करेंगे। दिल्ली में पानी की उपलब्धता हो, ये प्रयास हम लोग करेंगे। नीट को लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने अहम कदम उठाया है। आज यूपी कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि पेपर लीक पर कानून बनाने के लिए राज्य सरकार अध्यादेश लाएगी। इसमें पेपर लीक में शामिल दोषियों को 2 साल से लेकर आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान होगा।
वहीं पेपर लीक या अन्य कारणों से परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर आने वाले खर्च की भरपाई सॉल्वर गैंग से वसूली की जाएगी। साथ ही परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। तो नीट के मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है, लेकिन नेताओं से क्या इस धांधली के तार जुड़े हैं? देखिए मनीष कुमार की रिपोर्ट। नीट पेपर लीक में क्या है नेता कनेक्शन? इस सवाल को लेकर बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। आरजेडी ने कुछ तस्वीरें एक्स पर पोस्ट की हैं, जिनमें नीट पेपर लीक केस का आरोपी संजीव मुखिया जेडीयू के नेताओं के साथ फोटो में नजर आ रहा है। इसके साथ ही एक फोटो जारी कर आरोप लगाया है कि संजीव मुखिया की पत्नी को लोजपा ने टिकट दिया था। पिछले हफ्ते तक ये बात सबसे ज़्यादा उजागर हुई थी, या जिसको लेकर सबसे ज़्यादा राजनीतिक रूप से तूफान मचा हुआ था, वो यह था कि इस मामले में एक आरोपी सिकंदर यादवेंदु ने जो गेस्ट हाउस बुक कराया था वो तेजस्वी यादव के पीए प्रीतम यादव से उनके संबंधों के कारण संभव हो पाया था, और उसको लेकर जांच की मांग की गई थी और प्रीतम यादव को ईओयू ने सम्मन भी किया था। सिकंदर यादवेंदु वही शख्स है जिसे पटना पुलिस ने बेली रोड पर एक डस्टर कार को इंटरसेप्ट करके पकड़ा था। कार से 4 नीट परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड भी मिले थे। आरजेडी के ट्वीट के बाद अब जेडीयू और बीजेपी हमलावर हैं। जानने के लिए आप लोगों को कुछ बचा हुआ है? नीट के मामले में जो धांधली हुई है, किससे तार जुड़ा हुआ है, कोई कौन लोग नहीं जानता है। ये तो तेजस्वी परिवार से जुड़ा हुआ है, उनके सहायक का मामला आया है। आप जो भी बच्चे से खिलवाड़ कर रहा है, बच्चे के भविष्य से वो छोड़े नहीं जाएंगे। और जो आप बोल रहे हैं कि संजीव मुखिया की पत्नी हमारे नेता के सर्वमान्य नेता से, तब हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार के नेता हैं, तो जन सुनवाई करते रहते हैं, जनता की समस्या सुनते रहते हैं, तो उस बीच में कोई आया होगा, फोटो खिंचवा लिया होगा। दिमाग खराब हो गया है। उनको याद करना चाहिए उनके पिताजी के राज को। गुंडागर्दी सीएम हाउस से होती थी। सीएम हाउस में बैठकर रैंसम वसूले जाते थे और लालू प्रसाद जी पंचायती करते थे। वो दिन हम लोगों ने देखा है लालू जी का। लालू जी तो गुंडागर्दी के ही प्रतीक हैं बिहार में। नीट हो या रीत यही है कि हमारे देश में सब कुछ राजनीति पर आकर रुकती है। लेकिन 24 लाख नीट परीक्षार्थियों की किस्मत का क्या होगा, यही मूल सवाल है और रहेगा। कहीं सियासी शोर में ये मूल सवाल एक बार फिर दब न जाए, क्योंकि अब इस नासूर को जड़ से खत्म करना जरूरी है। आखिर बच्चों ही नहीं, देश के भविष्य का मामला है। मनीष कुमार, पटना, एनडीटीवी इंडिया। आगरा में 2 सगे भाइयों संजय और प्रमोद की खुदकुशी का मामला सामने आया है। संजय नाम के शख्स पर नाबालिग अल्पसंख्यक लड़की को अगवा करने का आरोप था। लड़की हाथरस की रहने वाली थी। हाथरस पुलिस ने संजय को हिरासत में लेकर पूछताछ की और छोड़ दिया। घर वालों का आरोप है कि पुलिस चोरी के फर्जी मुकदमे के आधार पर संजय को ले गई और पैसे की मांगी। संजय ने पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर खुदकुशी कर ली। उसका भाई, उसने पुलिस में शिकायत देनी चाहिए, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो उसने मायूस होकर अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली। प्रमोद होमगार्ड था। इस मामले में अब जांच अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया। आपके भाइयों को क्यों बुला रहे थे? यो वो ही बात है ना, पैसा दो ना। मेरे उस संजय भाई को भी टॉर्चर किया जा रहा था, पैसा दो। अब कहाँ से पैसा दें? आप देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो आदमी के पास, जिसके पास मकान की मरम्मत के लिए पैसा नहीं है, 2 छोटे बच्चे हैं उसके, और जो उसकी वाइफ भी नहीं है, तो कैसे वो मजदूरी करके कैसे खाता होगा? आप जानते हो इस चीज को। तो इसलिए उनको टॉर्चर किया गया। टॉर्चर के बाद वो तंग होके अब 9 दल्लो किसी से बात भी नहीं करता था। यहाँ मोहल्ले में तो चिप के बाजरे में दुबकता रहता था। जो कहते मुझे पुलिस पकड़ लेगी, रिमांड ले लेगी, मेरे को मार देगी पुलिस। इतना वो भयभीत होके उन्होंने आत्महत्या की। इसलिए माटोरे गई, मैं थाने में गई, मेरा भैया बीमार था,
उसने दवाई भी मंगाई मेरे के, मैं खाना खिलावे गई तो उसने जो कही दवा खिला दो। बहन मेरे लिए दवाई लिया, मैं दवाई लेके गई, दरोगा ने दवाई नहीं खवा बंदई में भी रने। और फिर जो गई तब छूटे आओ का, तो मैं जो कही भैया तो कहा गई है, तो जो कह तो दरोगा तू ढूंढ के लड़की ने तू ढूंढ के लावेगा, मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं। और एसी की गाड़ी मांग रहे हो कि इतनी गर्मी पड़ रही है और 5 आदमी को खाना स्टैंडर्ड चाहिए हमें। और जी मैं कहाँ थे तनो पैसा लाऊंगो, जाने 4 दिन मिली के जाने 15 दिन मिली, मैं कहाँ ढूंढूंगो जिन्हें। और दरोगा जी मेरे संग ना जा रहे, एसी की गाड़ी मांग रहे। सबकी वो जा भयभीत है कि वो 4 दिन बाजरा में डरो रहो, 4 दिन आते माने रोटी पानी कछु नहीं खाई, माने आत्महत्या कर ली भाई साहब। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी के 62वें जन्मदिन के अवसर पर अडानी फाउंडेशन ने देश भर में जो रक्तदान शिविर लगाए उनसे 24,500 यूनिट खून जुटाया गया है। ये करीब 9,800 लीटर पड़ता है। इससे 73,000 से ज्यादा मरीजों की मदद की जा सकती है। ये शिविर देश भर के 21 राज्यों के 152 शहरों में लगाए गए। रक्तदान करने वालों में अडानी ग्रीन एनर्जी के सीईओ विनीत जैन भी शामिल थे। रक्तदान के इस विराट कार्यक्रम में 2000 से ज्यादा डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ लगे। इसमें रेड क्रॉस और सरकारी अस्पतालों की मदद ली गई। 2011 से हर साल अडानी फाउंडेशन ऐसे रक्तदान शिविर लगाता रहा है। बीते साल 20,621 यूनिट खून जुटाया गया था, जिसके मुकाबले इस साल करीब 4,000 यूनिट खून ज्यादा इकट्ठा हुआ। इसी के साथ न्यूज़ एट में इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।